अब इसमें जो चीजें थोड़ी सी यू मैंने ऐड की हैं, वो सोशल कैटेगरीज को ऐड किया गया है कि सोशल कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो सा है वो किस तरह से आपको यूटिलाइज करनी चाहिए, या कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से कोई सफर कर रहा है या आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आपने क्या उसको सुजेस्ट करना है। इसमें कॉपिंग स्ट्रेटेजीज में ये होता है कि हम मैनेज करते हैं सिम्टम्स को और ओवरकम कर रहे होते हैं फेयर को और इम्प्रूव कर रहे होते हैं सोशल लाइफ को, ताकि हम लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर सकें। और इसमें हमने कुछ अफेक्टिव ऑप्शंस डाले हैं, जिस तरह से है गेट इन्वॉल्व। इसमें है कि जब एंग्शियस पर्सन हो रहा होता है तो वो अपने आप को दूसरों से दूर कर लेता है, डिस्कनेक्ट कर लेता है, जो कि लीड कर रहा होता है फीलिंग रिमूव फ्रॉम अदर्स, फैमिली, खुद के और कम्युनिटी से रिमूव हो जाता है पर्सन। जब भी कोई पर्सन इस कंप्लेन के साथ आता है कि वो जनरलाइज एंजाइटी उसको, या फिर वो सफर कर रहा है, उसको नहीं पता कि मेरा डायग्नोसिस है या उसका डायग्नोसिस नहीं बना, और आपने उसे कोई भी सोशल कॉपिंग स्ट्रेटेजीज देनी है, उसमें एक स्ट्रेटेजी आती है गेट इन्वॉल्व। अब पर्सन आपके पास आया है तो जरूरी नहीं कि डिप्रेशन में ही सोशलाइजेशन जो सी है वो खत्म हो जाती है। जब सवेयर एंजाइटी होती है तब भी सोशलाइजेशन खत्म हो जाती है। उसके अंदर एंक्शियस की फील इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आप को दूसरों से डिस्कनेक्ट कर लेता है, रिमूव कर लेता है, फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमने उसको सजेस्ट करना है कि ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है कि उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो सी है वो बढ़ सके, हम उसको पर्पसफुल फील करवा सकें। जैसे ही इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन होगी तो उसकी लाइफ की पर्पसनेस फील होगी दोबारा से। ठीक है, कि सिर्फ ये नहीं कि अपनी बॉडीज को बिजी करना है, हमने अपने माइंड को भी इन्वॉल्व करना है। जब हम गेट इन्वॉल्व होंगे इन सोशलाइजेशन में या सोशलाइज सर्कल के अंदर, तो हमने जस्ट ये नहीं करना कि फिजिकली प्रेजेंट हो गए हैं, मेंटली भी इन्वॉल्व होना है सोशल इवेंट्स में। टॉक टू समवन। अब टॉक टू समवन में ये है कि जब अलग हो जाते हैं, राब्ता नहीं रखते, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें हमें हमने ये बिलीव करवाना है कि हम अकेले नहीं है, मतलब पर्सन सफर है वो अकेला नहीं है। ठीक है, अपने आप को वो किसी से बिलोंग कर सके, रिलेट कर सके। अब अगर कोई एंजाइटी से सफर कर रहा है तो उसको भी यही होगा कि ये सब एक्सपीरियंस जो है वो अकेला ही कर रहा है, उस वो किसी के साथ रिलेट नहीं करता। तो हमने ये सेंटेंस जो है वो रिमूव करना है उसके माइंड से, उसकी रिप्लेसमेंट करनी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक ऐसे पर्सन को ढूंढा जाए जिसपे वो ट्रस्ट करे, जिससे वो बात करे, और जो उसकी लाइफ में चैलेंजेस आए, एन एक्चुअल एंजाइटी जो उनसा है, उसको हमने टॉक टू समवन के अंदर पहले क्लाइंट को प्रिपेयर करना है कि कैसे वो किसी दूसरे पर्सन से बात करे। मतलब कि एंजाइटी को हमने ये कहना है, इट्स नॉट एग्जाइटी, इट्स नॉट डायग्नोसिस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ। हम जो ये बात करें इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको उसका डायग्नोसिस से ही मना कर रहे हैं या उसके माइंड से वही निकाल रहे हैं। नो, इट जस्ट हमने अज्यूम करवाना है इन इमेजिनेशन में कि आप जो बात कर रहे हैं, जिससे भी पर्सन से बात करेंगे या फाइंड करेंगे किसी भी ट्रस्टेड पर्सन से, आपके लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, ये एंजाइटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है, जब हम उसको नेगेटिव लेबलाइजेशन देते हैं तो माइंड वहीं ही स्टक हो जाता है, वो चैलेंज के नाम पे वहीं ही डम हो जाता है, बंद हो जाता है, मूव हो जाता है। तो जब हम उनको एक मैनेजेबल वर्ड्स के साथ रिप्लेस करते हैं, एक ऐसा सिनेरियो बना के रिप्लेस करते हैं कि वो एक चैलेंज को स्मॉल स्टेप में लेकर एक्सेप्ट कर सके। अब इसी तरह से इसी सिनेरियो के लिए हमने इसको पहले प्रिपेयर करना है ताकि वो थेरेपिस्ट के अलावा किसी और पर्सन से भी बात कर सके।
कि जो एंजाइटी है इज इक्वल टू चैलेंज, कि एंजाइटी नहीं, आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं जिसको आपने सॉल्व आउट करना है, अपने शेयर करना है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से अपने बारे में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बारे में, और जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, उसका आपने उसकी आपने शेयरिंग करनी है, ताकि आपको अफ्रेड फील ना हो और आप कन्वर्सेशन को ओपनली कर सको। ओपननेस आपके स्ट्रगल करे उसमें आप उसके साथ शेयरिंग कर सको। अब है नेक्स्ट है रिक्रूट सपोर्ट। इसमें है हमने फाइंडिंग करना है सपोर्ट सिस्टम को। जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं एंजाइटी के साथ, मतलब जब आपको फील हो कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं एंजाइटी के साथ या कुछ स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको किस तरह से एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो फाइंड करना चाहिए। इसमें वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिस तरह इन पर्सन ऑप्शन है, या आप पर्सन टू पर्सन भी डिस्कशन कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके। ये कम्युनिटी प्रॉपरली होती है कि जो अंडरस्टैंड कर सके। मतलब कि ये पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है, लेकिन बाहर इनकी बाकायदा कम्युनिटीज बनाए जाते हैं, बाहर बाकायदा ग्रुप है, और इनका एक नंबर होते हैं जो वायरल किए जाते हैं बाकायदा इसी सिस्टम के लिए, कि आपको अगर आपको कोई बात करने के लिए नहीं मिला जो आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सके, तो आपको करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अब इसमें एक ऐड किया है स्ट्रेटजी लाफ की। इसमें ये है कि इस लाफ की स्ट्रेटजी को इसलिए ऐड किया है कि हम जब एंजाइटी में होते हैं तो पर्सन नॉर्मल और छोटी छोटी चीजों को, जो क्लाइंट है या जो गुजर रहा है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना भूल जाता है। एंशियसनेस, फेयर और वरी इतनी ज्यादा माइंड में होती है कि छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं कि एंजॉय कैसे करना है। मतलब लाइफ से खुशियां खत्म हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने फन लेके कैसे लाइफ में आना है। उनको याद रखने में बहुत मुश्किल होती है कि किस तरह से हंसना है, मुस्कुराना है, और उसकी नेचर क्या है। तो जब हमने किस तरफ उसको लेके जाना है, कि यू कैन फाइंड ह्यूमर इन बुक्स दोबारा से, जिस तरह से हम इमोशन को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कि इस इमोशन का रिसोर्स क्या है। ह्यूमर को हम फाइंड कर सकते हैं बुक से, टेलीविजन से, या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स से, सोशल मीडिया से, कि आपको जस्ट टेक अ मोमेंट टू लव, एक लम्हा चाहिए हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, इज अ जेंटल रिमाइंडर कि एंजाइटी जो है वो ऑल टाइम चार्ज नहीं ले सकती। तो लाव इसमें इस स्ट्रेटेजी में बेसिकली हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं दोबारा से लाफ के इमोशन को, फन के इमोशन को, थ्रू वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। अब इसका ट्रीटमेंट जो सेकंड पार्ट है वो इमोशनल कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं। इमोशनल कोपिंग स्ट्रेटजीज के अंदर ये है कि इंट्रूसिव थॉट्स हैं, कांस्टेंट वरी और फेयर, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, अप्रीहेंशंस, ड्रीड और ओवरवेलम। अब इंट्रूसिव थॉट्स, कांस्टेंट वरी और फेयर, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, एम्प्रीहेंशन, ड्रीड और ओवरवेलम के लिए हमने इसमें कुछ टेक्निक्स ऐड की हैं ताकि इन सब चीजों से हम कॉप कर सकें। सबसे पहले है माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो सा है ना वो वेरी कर रही होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट भी वेरी कर रही होती है। अब ये हेल्पफुल भी है एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे माइंडफुलनेस में प्रेयर्स भी आ जाती हैं, डीप ब्रीथिंग भी आ जाती हैं, मेडिटेशन भी आ जाती है, योगा भी आ जाता है। तो माइंडफुलनेस की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं, और जो कि वैरी कर रही होती हैं पर्सन टू पर्सन और एरिया टू एरिया। एरिया टू एरिया इस तरह से है कि आप जिस एरिया में रह रहे होते हैं, जो आपके लिए इजी अप्रोच होता है वो पर्सन के लिए जो गुजर रहा है और जो सेशन लेने के लिए आया है, या आप वहां हैं और आपके पास कोई आया है ट्रीटमेंट के लिए, तो तब वेरिएशन आ जाती है।
कि करंट जो सिचुएशन है वो क्या डिमांड कर रही है। अब माइंडफुलनेस की जो डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है, ये भी सिचुएशन के हिसाब से ही वैरी कर रही होती है, पर्सन के भी और इन्वायरमेंट के भी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हेल्प करते हैं स्लो डाउन करने के लिए कि एंग्शियसनेस का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सके, क्योंकि जब भी माइंडफुलनेस में आते हैं तो थॉट्स और इमोशंस जो उनसे उनकी प्रोसेसिंग जो उनसी है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि हम कामनेस की तरफ जा रहे होते हैं, हम प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस कर रहे होते हैं। इस वजह से कामनेस आना शुरू हो जाती है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है एंग्शियस का प्रोसेस। जब हम प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करते हैं तो हमारा हाइपर फोकस जो सा होता है वो कम हो जाता है, और हम ट्राई कर रहे होते हैं और प्रिपेयर जो कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए, जो हमें प्रेजेंट सिचुएशन से फोकस करने से हटा रहा होता है, वो वाला एलिमेंट हमारा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट सिचुएशन पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हम लर्न ही कर रहे होते हैं कि हमने प्रेजेंट सिचुएशन में ही रहना है, हमने उसको ही फील करना है, हमने प्रेजेंट सिचुएशन से ही बिलोंगिंगनेस लेके आनी है। इसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। जब प्रेजेंट सिचुएशन में हम फोकस करते हैं तो हमें फियर थ्रेट्स जो से हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी ऐड की गई है, लर्न योर ट्रिगर्स। कि एंजाइटी अगर होना शुरू हो रही है तो उसकी ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या हैं। अगर हम ट्रिगर पॉइंट्स को देखते हैं तो वो हमें मोर माइंडफुल बनाते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, कॉन्शियस के साथ फोकस कर रहे होते हैं। अब ये ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम अटेंशन टू द सिचुएशन कर सकें कि हमारी सिचुएशन क्या है और हमारे ट्रिगर्स क्या है एंजाइटी को लेके। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसके ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए, ऑप्शंस कौन कौन से हैं कि अवॉइड कर सकें हम, कि ट्रिगर्स किस चीज को लेकर हो रहे हैं। अगर वो ट्रिगर्स का हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब ट्रिगर से दो चीजें होती हैं कि हमें क्लैरिटी आती है, माइंडफुलनेस होती है, और हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे हम मैनेज कर सकें स्ट्रेस को, ताकि जो स्पेसिफिक सिचुएशन आती है वो मैनेज हो जाए। मतलब हाँ, ट्रिगर लर्न योर ट्रिगर में क्या चीज आती है कि पहले माइंडफुलनेस हम ज्यादा होते हैं, क्लियरिटी आती है, एंजाइटी को लेकर हम मैनेज कर सकते हैं उस आइडेंटिफाई सिचुएशन को कि कौन सी चीज जोन सा है वो हमें प्रॉब्लमेटिक कर रही है। अब ट्रिगर से हम चैलेंज भी कर सकते हैं और हम कोग्निटिव लर्निंग कोग्निटिव वे की तरफ जाते हैं, ताकि हमारी एंजाइटी को हम चैलेंज करें और हमारे लिए हेल्पफुल हो कि हम किस तरह से एंग्शियस थॉट को काम कर सकें और खुद को काम कर सकें। खास तौर पर एक सेंटेंस पर आके, व्हाट इफ, एंजाइटी के सेंटेंस मतलब अगर कोई एंग्शियस है तो उसके आना शुरू होता है व्हाट इफ वाला, अगर ये हो गया, अगर मेरे से खराबी होगी, या जिस तरह से प्लान किया वैसे चीजें ना हुई, तो व्हाट इफ वाली कंडीशन एंग्शियस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। Remember that anxiety is not something you are experiencing because you are flawed in any ways. अच्छा, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस के अंदर हमने एक चीज रियलाइज करवानी होती है। मतलब आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट आया या आप किसी को देख रहे हैं, वो ये करवानी होती है कि ये जो आप एक्सपीरियंस करें, इट्स नॉट योर मिस्टेक, या कोई आपकी गलती नहीं है, या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें खुद को ब्लेम किया जा सके। एंजाइटी के अंदर अगर हमने एक्सेप्टेंस दिलवानी है, प्रैक्टिस करवानी है, तो हमने एक साइको एजुकेशन देनी होती है कि इसके रीजंस क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। जेनेटिक है, न्यूरोबायोलॉजी है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, कि कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं होती जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की। जो पर्सन कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंसेस में फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको एंजाइटी होती है। तो ये साइको एजुकेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है रिड्यूस करने के लिए कि आपने कैसे मैनेज करना है। कोई क्वेश्चन? अभी हम अनफॉर्चुनेटली अब यहीं तक ही कर सकेंगे,
क्योंकि टाइम क्लास का खत्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन? डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हमने लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन से जो डिसऑर्डर हैं वो बन रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा ओवरलैप के चांसेस आते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, और इसमें हमने बिहेवियर बताया था कि कौन कौन से बिहेवियर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं रेगुलर रूटीन को रन करने के लिए। सेल्फ सपोर्टिंग बिहेवियर है, प्रोकास्टिनेशन है, और इसमें जिसकी वजह से हमें इश्यूज आते हैं सेल्फ रेगुलेट करने में और हमारे बिहेवियर कंडीशंस हो जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी मुश्किलात आती हैं पर्सन को रिसीव करने में, और यही चीजें जो उनसे वो हमें ट्रीटमेंट की तरफ भी लेके जाती हैं। जब हम इनको ओवरकम करते हैं तो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी होता है। अब ट्रीटमेंट में हमने साइकोथेरेपीज ली हैं। साइकोथेरेपीज में कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हमने क्या पढ़ा था कि वो ज्यादा यंग्स के ऊपर अफेक्टिव होती है। ये प्रेजेंट डिफिकल्टीज के ऊपर फोकस करती है और करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस करती है। इसमें हम शॉर्ट टर्म गोल्स स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो कि फोकस करते हैं इंटरप्ले ऑफ कॉन्शियस थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर और परपिटेट एंजाइटी के ऊपर। नेक्स्ट हमने पढ़ा है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के अंदर हमने ये देखा था कि एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थेरेपी जो सिमिलर है सीबीटी से ही, इसका गोल भी है स्ट्रगल को रिड्यूस करना स्ट्रगल को, और कंट्रोल करना एंग्शियस थॉट को और अनकंफर्टेबल सेंसेशंस को। इसमें इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होती है मीनिंगफुल एक्टिविटीज की तरफ, और हमारी जो लाइफ के वैल्यूज हैं उनको लाइन अप किया जाता है। और एक अब एक्ट से जो सा मतलब एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी से हम ऐसे सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं और पर्सन की लाइफ को गुड एंड फिट बनाते हैं। अब है नेक्स्ट इसमें जो हमने डिस्कस किया था अदर टास्क थेरेपीज। अदर टास्क थेरेपीज के अंदर दो चीजें इंक्लूडेड थी, साइकोडायनामिक थेरेपी, इंटरपर्सनल साइको थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी के अंदर हमने थॉट्स एंड इमोशंस के इमोशंस और आइडियाज को लिया था कि हमारे इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स से वो कॉन्शियस पे परसीव होके हमारे थॉट्स, आइडियाज और इमोशंस को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, जो कि लीड करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को और एंजाइटी जनरेट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी के अंदर हमने टाइम लिमिटेड लिया है इसको, और प्रेजेंट फोकस ट्रीटमेंट बनाया है, तो किसमें हम अजम्पशंस ऑफ सिम्टम्स करते हैं कि किस तरह से कोज हुआ है या मेंटेन किस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप के अंदर, और इसको किस तरह से रिजोल्व किया जाए और किस तरह से सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाए। मेडिकेशन के अंदर हमने ग्रुप्स को लिया, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को लिया, एसएसआरआईएस को लिया, एसएनआरआईएस को लिया, एंजाइटिक्स को लिया और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को लिया। सोशल कॉपिंग स्ट्रेटजीज में गेट इन्वॉल्व, टॉक टू समवन, रिक्रूट, स्पोर्ट और लाफ को लिया है। कॉपिंग इमोशनल कॉपिंग स्ट्रेटजीज में माइंडफुलनेस, लर्न योर ट्रिगर्स, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, कीप अप पॉजिटिव, जस्ट प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस तक ही हमने इसको आज कवर किया।